हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और मन लगा करके एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग अभी तक ज्योग्राफी का 2 चैप्टर लगभग समाप्त किए हैं। इससे पहले हम लोग सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, भारत संसाधन एवं उपयोग, वो खत्म कर लिए थे। उसके बाद हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना शुरू किए थे और प्राकृतिक संसाधन में हम लोग मिट्टी के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं। प्राकृतिक संसाधन में मिट्टी के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जल संसाधन, जल संसाधन एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहां से परीक्षा में सवाल भी पूछे जाते हैं और आपके जानकारी के लिए भी बता दें कि जल संसाधन कितना महत्वपूर्ण है, इसको कैसे बचा सकते हैं, ये कैसे प्रदूषित होता है, जल का क्या उपयोग है, ये सब कुछ हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए, आज की इस क्लास को एकदम बेहतरीन अंदाज में शुरू करते हैं। जल संसाधन, इसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से पता है कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति और दुनिया का कोई भी ऐसा जानवर नहीं होगा जिसको जल का आवश्यकता ना हो। अगर पृथ्वी पर जीवन संभव है तो वह जल के कारण ही है। अगर पृथ्वी पर से आज जल समाप्त हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा। हम देखते हैं प्यारे बच्चों आए दिन कि चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर हमारे वैज्ञानिक जाते रहते हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है कि नहीं है, मंगल ग्रह पर जीवन संभव है कि नहीं है, यानी कि पृथ्वी के अलावा कोई और ग्रह पर जीवन संभव है कि नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जब वैज्ञानिक वहां पे जाते हैं तो कहते हैं कि भाई वहां तो जल ही नहीं है, वहां पानी ही नहीं है। जब तक पानी नहीं रहेगा आदमी बचेगा कैसे? तो इसलिए जल जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात कि जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो कि अक्षय है, कभी भी इसका क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है। आप लोग अगर एक गिलास पानी पी करके, मान लिया जाए कि आपके पास एक बोतल पानी है, समझिएगा हम जैसे बोल रहे हैं ना कि हमारे पास ये बोतल पानी है, इस एक बोतल पानी को हमने लिया और आधा बोतल पानी पी लिया और आधा बोतल बच गया, उसको धरती पे कहीं फेंक दिए। अब आप कहिएगा कि आधा बोतल पानी तो आपने बर्बाद कर दिया, लेकिन ये बर्बाद नहीं हुआ। ये काहे सर बर्बाद काहे नहीं हुआ? आप तो फेंक दिए पानी आधा। या तो यह पानी जो हम धरती पर फेंके हैं, या तो ये धरती के सहारे नीचे चला जाएगा धरती में, या तो फिर ये वाष्प बन जाएगा, ठीक है ना? और जब वाष्प बन जाएगा तो वायुमंडल में चला जाएगा और वायुमंडल के बाद फिर से वह बारिश के रूप में धरती पर ही आ जाएगा। यानी कि जल जो है वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है। और सोचिए इतना महत्वपूर्ण चीज भगवान हम लोगों को एकदम मुफ्त में दिए हैं। भगवान हम लोगों को फ्री में दिए कि बेटा जितना जल का उपयोग करना है तुम करो, जितना पानी का उपयोग करना है तुम करो। लेकिन आदमी ने क्या किया? जो चीज भगवान फ्री में दिए, आदमी उसको पैसा से बेचना शुरू कर दिया। समझ रहे ना बात है? जो चीज भगवान फ्री दिए उसको आदमी पैसा से बेचना शुरू कर दिया। समझ में आ गया ना? यही होता है बाबू। तो ध्यान रखिएगा, आज हम लोग जल संसाधन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जल संसाधन के बारे में हम आपको बता दिया कि जल प्राकृतिक स्रोत है। जल एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जो मनुष्यों के लिए उपयोगी होता है। जल एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जो मनुष्यों के लिए उपयोगी होता है और सभी लोगों को जल की आवश्यकता होती है। जल की उपस्थिति के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। जल जो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जल के बारे में तो बता दिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को क्या पढ़ना है? जल के बारे में, ठीक है ना? जल जिसको हम लोग पानी भी बोलते हैं, ठीक है ना? जल जिसको हम लोग पानी भी बोलते हैं। पानी पीने वाला अंदाज में अपना बोलते हैं, लेकिन ऐसे तो इसको हम लोग जल ही बोलते हैं, ठीक है ना? और जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, जल जो है वो जीवन है। कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो जल संसाधन जो है वो ऐसा स्रोत है, जल संसाधन जल का ऐसा स्रोत है जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है, जल एक प्राकृतिक संसाधन है, जल एक प्राकृतिक संसाधन है, जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो सभी मनुष्यों के लिए, जो सभी मनुष्यों के लिए, जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। बहुत ही ज्यादा, जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है? ध्यान रखिएगा।
सभी लोगों को जल की आवश्यकता होती है। और आगे लिख देंगे जल के कारण ही, जल के कारण ही, जल के कारण ही पृथ्वी पर, जल के कारण ही पृथ्वी पर, जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, जीवन संभव है, जीवन संभव है। ध्यान रखिएगा, जल एक, जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि जल एक ऐसा संसाधन है जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात बाबू आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ सर, कल एयर इंडिया एयरलाइंस क्रैश हो गया है, उस पर हमारा भी एक वीडियो आ रहा है जिसमें हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि कभी ना कभी आप लोग फ्यूचर में तो प्लेन से यात्रा करिएगा ही, कभी ना कभी तो जहाज पे बैठने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीजें आप लोगों को आनी चाहिए जिससे आप लोग अपनी बचाव कर सकते हैं। कैसे एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ ये सब कुछ हम आपको भी बताएंगे एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से। वो वीडियो आज शाम तक आपके पास रहेगा, तो इस पर हम उसमें ना बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर उस पर कुछ बोलिए, हम बोलेंगे, एक स्पेशल वीडियो बना करके हम बोल देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक बाबू आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हमें नहीं लगता है कि यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, अच्छा आप लोग हमें बता सकते हो कि जल हमें कहां कहां से प्राप्त होता है, जल का जो स्रोत है वो कितने हैं, बताओ बाबू। जल हमें कहां कहां से प्राप्त होता है, मुख्य रूप से जो सबसे मुख्य रूप है उसमें हम बात कर रहे हैं कि जल हमें मुख्य रूप से कहां कहां से प्राप्त होता है, बताइए। इतने जगह से अगर कुछ जानकारी हो तो आप हमें बताइए, नहीं तो देखिए हम आपको बताते हैं। पृथ्वी पर जल के ऐसे तो अनेकों स्रोत हैं, बहुत स्रोत हैं, बहुत ज्यादा, बहुत जगह से हमें जल प्राप्त होता है, लेकिन मुख्य रूप से दो चार ऐसे स्रोत हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग लिखेंगे कि पृथ्वी पर जल के अनेकों स्रोत हैं, पृथ्वी पर जल के, पृथ्वी पर जल के अनेकों स्रोत हैं, पृथ्वी पर जल के अनेकों स्रोत हैं, पृथ्वी पर ना जल के अनेकों स्रोत हैं, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जहां से कि हमें जल प्राप्त होता है। जिसमें सबसे पहला, एक बात ध्यान रखना बाबू, भूमि के ऊपर में चाहे नदी रहे, चाहे तालाब रहे, पोखर रहे, गड्ढा रहे, खेत रहे, खलिहान रहे, सब जगह मतलब धरती के ऊपर जो जल आप लोग देखते हैं, चाहे कहीं भी देखिए, धरती के ऊपर जो जल है उसको बोलते हैं भूपृष्ठीय जल। क्या बोलते हैं, भूपृष्ठीय जल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो धरती के नीचे, ये धरती के ऊपर में जो जल है उसको क्या बोलेंगे, भूपृष्ठीय जल, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, भूपृष्ठीय जल बोलेंगे। धरती के ऊपर में जो जल है उसको क्या बोलेंगे, भूपृष्ठीय जल बोलेंगे। तो ये तो हो गया कि धरती के ऊपर में जितना भी जल है एक बार में उसको समेट लिए भूपृष्ठीय जल कह करके। दूसरा, एक तो हो गया धरती के ऊपर में, और धरती के नीचे में भी तो जल है जिसको हम लोग चापाकल से निकालते हैं, बोरिंग करके निकालते हैं, मोटर से निकालते हैं ना। तो एक तो हो गया धरती के ऊपर जल, दूसरा हो गया धरती के नीचे। तो जो जल धरती के नीचे है उसको हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल। क्या बोलते हैं, भूमिगत, क्या बोलते हैं बाबू, भूमिगत जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमिगत जल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, भूमिगत जल बोलते हैं। तो एक हो गया भूपृष्ठीय जल और दूसरा हो गया भूमिगत जल। तो दो तरीके का तो आप लोग सोर्स देख लिए, एक तो भाई धरती के ऊपर में जहां से भी मिल रहा है वो भूपृष्ठीय जल, धरती के नीचे से जो मिल रहा है उसको बोलेंगे हम लोग भूमिगत जल, ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा जल जो है, जैसे आप ऊपर में दिखते होंगे कि वायुमंडल है, बादल है, बारिश जब होता है तो वो ऊपर से पानी गिरता है। तो बारिश जो होता है वो ऊपर से जो पानी गिर रहा है इसका मतलब कि वायुमंडल में भी जल है, इसका मतलब कि वायुमंडल में भी जल है, ठीक है ना। क्योंकि बारिश होता है तो कहीं से ना पानी गिर रहा है बाबू, ऊपर पानी कहां से आता है, भगवान पर से आता है। बहुत सारे लोगों को लगता है भगवान पर से पानी आता है, भगवान देखिए पानी गिरा रहे हैं, ठीक है ना। तो भगवान पर से नहीं आता है, नीचे वाला पानी जो बाष्प बन करके ऊपर जाता है, नीचे वाला पानी जो बाष्प बन करके ऊपर जाता है वही पानी जो है वो बाष्प के रूप में ऊपर रहता है और फिर वो जल के रूप में धरती पर ही आ जाता है। तो जो ऊपर में जल है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय जल। क्या बोलेंगे, वायु, चूंकि वो जल वायुमंडल में है तो हम लोग बोलेंगे वायुमंडलीय जल। क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय जल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय जल बोलेंगे। और सबसे लास्ट में महासागर का जल। दुनिया में इतने सारे महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो भाई ये सब जो महासागर है, समुद्र जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये सब समुद्र में तो जल का भंडार है, भले वो पीने लायक ना रहे लेकिन है तो जल ही ना। तो बाबू ध्यान रखिएगा, महासागरीय जल क्या होता है, महासागरीय जल, महासागरीय जल, ठीक है ना। अच्छा ठीक है बाबू, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, बताओ बाबू।
अच्छा एक बात, ये जो भूमिगत जल है, ये जो भूमिगत जल है, इसको प्यारे बच्चे हम लोग भौम जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौम जल। भौम जल, भूमिगत जल को कहीं कहीं पर आप किताब में देखेंगे कि भौम जल भी लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो अगर भौम जल आएगा तो उसको भूमिगत ही समझिएगा, ठीक है? भौम जल अगर है तो उसको भूमिगत ही समझिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 प्रकार के सोर्स हैं, स्रोत हैं, ठीक है ना? ये 4 स्रोत हैं जहां से कि हम लोगों को जल मिलता है। अच्छा, अब जल का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो याद रखिएगा कि महासागरीय जल जो है वो जल का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है ना? महासागरीय जल जो है वो जल का सबसे बड़ा भंडार है, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चे यहां से हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग जल संसाधन आज शुरू किए हैं और परीक्षा में अगर सवाल आता है कि जल संसाधन क्या है, जल के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो ये सब आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है ना? हाँ, तो याद रखिएगा, अगर बोले हम बाबू कि जल संसाधन क्या है तो क्या बात होगा? तो अभी हम आपको जस्ट बता दिए ना कि जल संसाधन क्या है। जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। अधिकांशतः लोगों को ताजे जल की आवश्यकता होती है। सब लोग चाहते हैं कि भाई हमको भी जल मिले, ताजा जल मिले, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। अधिकांशतः लोगों को जल की आवश्यकता होती है और जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर जल नहीं होगा तो फिर जीवन भी नहीं होगा। और आपको बता दिए कि जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, सब कुछ बता दिए। पृथ्वी पर जल के स्रोत बता दिए कि भूपृष्ठीय जल, वायुमंडलीय जल, भूमिगत जल और महासागरीय जल। और जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि जल का सबसे बड़ा स्रोत महासागर है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा स्रोत जो है ना वो महासागर है। यानी यानी कि सबसे ज्यादा पानी महासागर में ही है। सबसे ज्यादा जल जो है वो महासागर में ही है। लगभग 96.5% जल प्यारे बच्चों महासागर में है। सोच लीजिए, हम लोगों को पीने के लिए जो मीठा जल है ना मात्र 2.5%, ये मात्र 2.5% है। मात्र 2.5% जल ही मीठा जल है जो कि पीने लायक जल है। सोच लीजिए, भगवान उल्टा कर देते तो कितना बढ़िया रहता। आज लोगों को पानी खरीद करके पीना नहीं पड़ता है। भगवान उल्टा कर देते। जैसे यहां पर सोचिए कि महासागर में जो समुद्र है, समुद्र में प्यारे बच्चों 96.5% जल है, लेकिन समुद्र का जल पीने लायक नहीं है। समुद्र में उतना सारा जल है लेकिन कोई काम का नहीं। काम का तो है, बहुत काम का है, ऐसा बात नहीं है कि कोई काम का नहीं है। कुछ ना कुछ काम का तो है, ये है। नीमक बनता है और वो जब वाष्प में बनता है तो फिर वही मीठा जल बन जाता है। तो भाई काम का तो है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि महासागर में जो जल है वो 96.5% और पीने वाला जो पानी है मात्र 2.5%। सोचिए अगर भगवान इसको उल्टा कर देते कितना बढ़िया रहता कि महासागर में जल जो ये जो रहता वो 2.5% होता और जो पीने वाला मीठा जल होता वो 96% होता। सोचिए कि 2% जल है जो इतने सारे लोगों को प्यास बुझा रहा है। अगर 96% होता तो क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? सर लुईस सुलामा की पत्नी का नाम मेरी अंतोइनेट। अरे भूगोल पढ़ा रहे हैं तो यहाँ ज्योग्राफी पढ़ने कौन आ गया भाई? सॉरी, गड़बड़ा गया जी। भूगोल पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी नहीं, भूगोल पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए कौन आ गया है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के यहां तक आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि विशाल भंडार, अगर पूछा जाए कि जल का सबसे विशाल भंडार, तो जल का सबसे विशाल भंडार जो है वो महासागर ही है। जल का सबसे विशाल भंडार कौन है? तो जल का सबसे विशाल भंडार महासागर ही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तो और मीठा जल कितना है? तो मात्र 2.5%, ये मात्र 2.5%। तो ये बात भी आप लोग बाबू ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम आप लोगों से एक बड़ा कॉमन सवाल पूछते हैं, बड़ा छोटा सा सवाल पूछते हैं, ठीक है ना? आप लोग जरा उसका जवाब बताइएगा। जल के क्या क्या उपयोग है? कोई बच्चे बता सकते हैं? कितना उपयोग आप लोग जानते हैं? जल का उपयोग अगर हम आप लोगों से पूछे तो जल का क्या उपयोग है बाबू? ये परीक्षा में सवाल आता है। अभी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि जल संसाधन के उपयोग को लिखिए। परीक्षा में सवाल आता है कि जल संसाधन के उपयोग को लिखिए। तो जल संसाधन का उपयोग क्या लिखिएगा बताओ बाबू? अगर पूछे कि जल संसाधन के उपयोग को लिखिए तो क्या लिखिएगा? जल संसाधन का उपयोग ये बताइए ना। आप लोग कहेंगे कि सर जल का उपयोग सबसे पहला तो कि पानी पीने में होता है, घरेलू कार्य में होता है। घरेलू कार्य जैसे खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, फर्श की सफाई करने में, कोई भी चीज साफ सुफ करने में, तो ये सब होता है।
ठीक है। फिर उसके बाद सिंचाई करने में होता है, फिर उसके बाद उद्योग धंधों में होता है, फिर उसके बाद मूत्र विसर्जन हम लोग करते हैं या मल विसर्जन करते हैं, वहां पे होता है। जल के विद्युत के निर्माण में जल का उपयोग होता है। आज हम लोग जो बिजली के लिए इतना छटपटाते हैं गर्मी के दिन में, जल से बनता है। पिछले 2 दिन से भाई हम लोगों का हालत खराब हो गया, ठीक है ना। पटना में हम लोगों का हालत पिछले 2 दिन से खराब है। कल तो आप लोग का क्लास भी पूरा नहीं चल पाया, क्योंकि ना तो इंटरनेट आ रहा था और ना ही बिजली, ना इंटरनेट और ना बिजली, ठीक है ना। तो जिसके कारण से बड़ा हालत खराब हो गया, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मछली पालते हैं तो मछली पालन में भी जल का उपयोग होता है। कृषि कार्य करते हैं उसमें जल का उपयोग होता है। यानी जल का उपयोग सब जगह पे है, ठीक है ना। तो परीक्षा में एक सवाल आता है कि जल का उपयोग बताइए, ठीक है ना। बिजली कैसे बनाने में जल का उपयोग होता है, ये भी आपको हम आगे बताएंगे। बिजली, जल से बिजली कैसे बनता है, हवा से बिजली कैसे बनता है, ये सब भी आप लोगों को आगे पढ़ना, ये सब भी बताएंगे। तो कह रहा है कि जल संसाधन के उपयोग को लिखिए। तो बाबू जल संसाधन का उपयोग बड़े आराम से हम लोग लिख लेंगे, परीक्षा में सवाल आता है, ठीक है ना। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखें। तो जल संसाधन के उपयोग हम लोग क्या लिखेंगे, जल संसाधन के क्या उपयोग है, अगर ये लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बाबू कि जल संसाधन के क्या उपयोग, लिखेंगे कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त सारे संसाधनों में जल की अलग ही महत्ता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से कहा जाए तो जल ही जीवन है। अच्छा, जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है। अब आपके मन में जितना उपयोग ध्यान में आ रहा है सब उपयोग लिख दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो हम लिखे वही वाला। पानी का उपयोग कहां कहां पर होता है ये भी पढ़ाने का जरूरत है। पानी का उपयोग कहां कहां पर होता है ये पढ़ाने का जरूरत नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। तो ये नहीं बताना पड़ेगा कि पानी का उपयोग कहां कहां पर होता है। आप लोग को अच्छे तरीके से पता है कि जल का उपयोग घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, मल मूत्र विसर्जन के अलावा जल विद्युत के निर्माण में, परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा, बहुत जगह पर जल का उपयोग होता है, ठीक है ना। ए भाई, ये लड़का कौन है जी, लिख रहा है कि सर दारू में मिलाने में, दूध में मिलाने में, है बड़ा एक्सपीरियंस है। मतलब यही कहा जाता है, ठीक है ना। एक कुछ दिन पहले हम आपको बताए थे कि सोच सोच का बस निर्भर होता है, ठीक है ना। सोचने सोचने का बस निर्भर होता है, बस यही बात है। अब हम पूछ रहे हैं कि पानी का उपयोग बताइए, तो कुछ लोग दूरदृष्टि दोष से ग्रसित लोग जो है ना, वो बड़ी लंबा सोच लेते हैं, दूरदृष्टि वाले लोग हैं। तो भाई पॉजिटिव सोचिए ना, निगेटिव क्यों सोचना है। हम हमेशा कहते हैं कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोई भी चीज का 2 पहलू होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। हम निगेटिव क्यों सोचेंगे जब पॉजिटिव हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जब हमारे पास पॉजिटिव बहुत सारा उदाहरण है, फिर हम निगेटिव काहे सोचेंगे, बताओ बाबू। इतना सारा आपको एग्जांपल नहीं मिल रहा था, यही एक एग्जांपल मिला कि मतलब दारू में मिलाने में, हैं बहुत सारे पॉइंट हैं, आप वहां पे बोलिए। तो एक बात अभी से ही आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी आपका उम्र छोटा है, 14-15 साल के आप लोग हैं। अगर अभी से ही आप लोग पॉजिटिव सोचना शुरू करिएगा, तब जाकर के आगे धीरे धीरे पॉजिटिव होइएगा। अब ये से दिमाग में नकारात्मक बातें अगर आ जाएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भात पकाने में, वाह क्या बात है, जल का उपयोग आप लोग के पास बेहतरीन है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है ना। यहां तक बाबू समझ में आ गया। चलिए, अभी जस्ट हम आपको एक लाइन यहां पे बोले हैं कि जल विद्युत निर्माण, जल के विद्युत के निर्माण के बारे में आप लोगों को हम शायद किसी चैप्टर में बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताए थे, याद है। किसी चैप्टर में हम आप लोगों को बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताए थे। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब क्या होता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहने का मतलब होता है कि नदी पर बांध बना करके जल को रोक लेना, नदी पर बांध बना करके जल को रोक लेना, और फिर उस जल का उपयोग बिजली बनाने में, सिंचाई में, अनेक जगह पर उसका जल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। और आप लोगों को हम बताए भी होंगे कि ये नर्मदा नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना बनने वाला था, नर्मदा नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना बनने वाला था, और उसी को लेकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, जो कि मेघा पाटेकर के द्वारा हुआ। ये हम किसी न किसी चैप्टर में आपको हम बताए हैं, शायद नहीं बताए हैं, इकोनॉमिक्स में बताए हैं, कहीं तो बताए होंगे, अभी नहीं बताए हैं तो अभी हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजना, प्यारे बच्चों एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं किसका, बहुउद्देशीय परियोजना का। नाम ही है बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब एक ऐसा परियोजना जो कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बना है, एक ऐसा परियोजना जो बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बना है। नदी पर बांध बनाया जाता है। आप लोगों को हम, रुक जाइए, अगर पिक्चर आता है ना तो हम दिखाते हैं, रुक जाओ। बहुउद्देशीय परियोजना, नहीं यार, नहीं आ रहा है इसमें अभी, इंटरनेट का कुछ इशू होगा इसमें, हो सकता है। चलिए, हम आपको बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बता रहे थे। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना मतलब समझ में आ गया ना, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बाबू, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय, सी यहाँ पे
बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना कहने का मतलब हो गया कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए परियोजना। एक बार अगर हम नदी पर बांध बना लिए तो उसका हमारा बहुत सारा उद्देश्य है। सबसे बड़ा उद्देश्य है बिजली बना लेंगे। बिजली बनाने के अलावा फिर हम लोग उसका सिंचाई कर लेंगे, बाढ़ नियंत्रण भी हो जाएगा, परिवहन में उसका उपयोग हो जाएगा, बहुत सारा उपयोग होता है, ठीक है ना। तो बहुत, हाँ, हीराकुंड बांध पर भी बना है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुत सारे नदियां हैं, नर्मदा नदी, हीराकुंड नदी, महानदी, सब पर ना बहुउद्देशीय परियोजना के तहत जल से बिजली बनाया जाता है। तो अगर बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में आ जाए तो बात करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री, वो तो बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है ना। ये सब जो परियोजना था ना उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो आपसे ये पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, ध्यान रखिएगा। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। बहुउद्देशीय परियोजना में हम लोग एक बात तो स्पष्ट लिख सकते हैं कि नदी पर बांध बना करके, नदी पर बांध बनाकर, ठीक है ना, जल को रोकना और फिर उस जल का उपयोग अनेक कार्यों में, अनेक कार्यों में करना, यही होता है बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी परियोजनाओं को या फिर इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। सभी परियोजनाओं को क्या कहा गया है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। तो ये बाबू आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अगर परीक्षा में सवाल आ जाए तो हम लोग लिखेंगे। देखो बाबू, परीक्षा में सवाल कुछ इस तरीके से आता है कि आधुनिक, ये बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। हम देखिए कोई भी टॉपिक जब हम समझाते हैं ना तो वहां से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है तुरंत हम आपको दे देते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वहां से कौन कौन सा प्रश्न पूछ सकता है ये तुरंत आपको हम दे देते हैं ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत ना हो। तो बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे मानव अपनी कुशलता, क्षमता एवं आधुनिकता के सहारे, मानव के पास कुशलता है, मानव जो है वो कुशल है, उसके पास क्षमता है, उसके पास आधुनिक बहुत सारे उपकरण है, जिसके वजह से नदियों के ऊपर बांध बना करके इसके जल का उपयोग, नदियों के ऊपर बांध बना लिया जाता है और बांध बना करके नदियों के जल का उपयोग परिवहन में, सिंचाई में, बिजली के उत्पादन में, मनोरंजन में, वन्य जीव संरक्षण में, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी अपरदन पर रोक एवं पर्यटन जैसे आर्थिक, सामाजिक आदि कार्यों को एक साथ संपादित करती है और उसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। सोचो बाबू कि बहुउद्देशीय परियोजना मतलब सिर्फ एक बार नदी पर बांध बनाए, सिर्फ एक बार नदी पर हम बांध बनाए और हमारा इतना सारा परियोजना एक बार में निपट गया। क्या समझ में आ गया ना। हम एक बांध बनाए और हमारा इतना सारा काम हो गया, मतलब एक उद्देश्य नहीं बल्कि बहुत सारा उद्देश्य पूरा हो रहा है सिर्फ एक बांध बनाने से। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए, तो यहां तक प्यारे बच्चों बहुउद्देशीय परियोजना मतलब समझ में आ गया। यहां तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर ना, एक बार जल्दी से बताओ बाबू कि यस सर। सभी बच्चे एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर लिखिए ताकि हमें पता लगे कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ बाबू। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे अब आपको हम बताते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से परीक्षा में सवाल आता है। नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। समझिएगा, ये आंदोलन सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है यह 1988 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1988 में ये नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। और इसके नेता कौन थे, ध्यान रखिएगा, किसके नेतृत्व में ये हुआ था, ठीक है ना, किसके नेतृत्व में हुआ था, नेता, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, तो लिखेंगे मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर, समझिएगा, मेघा पाटेकर, ठीक है ना। अब चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या।
नर्मदा नदी का नाम तो सब लोग सुने होंगे, नर्मदा नदी का नाम तो सब लोग सुने होंगे, ठीक है ना, कि जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, वैसे ही एक नर्मदा नदी है, ठीक है ना, वैसे ही एक नर्मदा नदी है जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। ये 2-3 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें नाम है प्यारे बच्चों, ये नर्मदा नदी गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है ना, होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? ये जो नदी है प्यारे बच्चों, यह गुजरात, महाराष्ट्र, अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है तो बताइएगा कि नर्मदा नदी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। अब देखिए, चूंकि ये नदी बहुत बड़ा है, यहां पर सरकार को संभावना दिखा कि नहीं भाई, इस नदी पर अगर बांध बना दिया जाए तो यहां से बहुत बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, बहुउद्देशीय परियोजना के तहत और भी काम किए जा सकते हैं। तो इसलिए सरकार ने एक फैसला लिया। सरकार ने क्या फैसला लिया कि इस नदी पर, यानी कि नर्मदा नदी पर 30 गो बड़का बांध बनाएंगे, ठीक है ना। बड़का बांध क्या बनाएंगे? 30 गो, और मंझोले आकार का भी बांध बनाएंगे। कितना? तो लगभग 300 मंझोले बांध, ठीक है ना, लगभग 300 मंझोला बांध बनाएंगे, और लगभग 135 गो छोटा आकार का बांध, 135 छोटा बांध। इतना सारा बांध बनाने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया कि हम चाहते हैं, सरकार बोली कि भाई कि हम चाहते हैं कि इतना सारा बांध नर्मदा नदी पर बनेगा तो बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो सरकार की तरफ से नर्मदा नदी का एकदम पूरा प्लान तैयार कर लिया गया कि भाई इतना बांध बनेगा। अब समझिएगा, अब अगर ये बांध बनता तो वहां पे लगभग 245 गांव को डूबने की आशंका थी। अगर वो बांध बनता तो 245 को गांव डूब जाता। क्या को गांव डूब जाता? 245 गांव, समझ गए ना। क्योंकि जहां बांध बनेगा तो बांध बना करके पानी को रोका जाएगा। अब पानी अगर रुकेगा बहुत ऊंचाई तक, अगर गलती से कभी बांध टूट गया तो पूरा गांव वाला मर जाएगा, यही ना होगा, पूरा गांव वाला सब मर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि गांव जब डूबने की आशंका हुई तो सब लोगों ने मिलकर के आवाज उठाया, सब लोगों ने मिलकर के आवाज उठाया, लाखों लोग, भाई 245 गांव है तो लाखों लोग हो गए, और लाखों लोग सरकार के खिलाफ खड़ा हो गए कि नहीं, हम ये बांध बनाने नहीं देंगे, ठीक है ना। सरकार बोली कि चलो भाई तुम लोग यहां से हट जाओ, तुम लोग यहां से हट करके कहीं दूसरी जगह पर जाकर के बस जाओ, यहां पे हम बांध बनाएंगे। लेकिन सरकार का यह गलत फैसला था। देखिए, किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर बसा हुआ है तो सरकार उसको ऐसे नहीं हटा सकती है। उसके बदले में आप उसको कहीं पे जमीन दीजिए और वहां पर जाकर को बेचारा अपना घर बना करके बसेगा। तो सरकार को यह चाहिए था कि अगर हम यहां पे बांध बना रहे हैं नर्मदा नदी पर, अगर लाखों लोग इस बांध के कारण प्रभावित हो रहे हैं, अगर सब लोग, इस लगभग 245 गांव डूबने की आशंका है, तो सरकार को चाहिए था कि गांव के सभी लोगों को वहां से हटा दे और दूसरी जगह पर उन लोगों को जमीन दे दे। सरकार के पास तो बहुत जमीन होता है, दूसरी जगह पर उन लोगों को जमीन दे दे, वहां पर जाकर के बस जाएगा। लेकिन सरकार हटा तो दी लेकिन जमीन नहीं दी, समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है ना। सरकार हटा तो दी लेकिन जमीन नहीं दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी बात को लेकर के सबसे बड़ा विवाद हुआ। पहला तो ये कारण हो गया कि भाई वहां के लोग प्रभावित हो रहे थे, बसोबास की जमीन उपलब्ध नहीं करा रही थी बास करने के लिए, ये पहला कारण था। दूसरा कारण यह है कि अगर ये बांध बनता तो बहुत सारे पेड़ पौधे का नुकसान होता, यानी कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति होता, ठीक है ना, पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति होता। और आप सोचिए कि ये जो बड़कन बांध बनना था बाबू, 130 मीटर ऊंचा, 130 मीटर ऊंचा बनना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो बांध बनना था कितना ऊंचा बनना था? 130 मीटर ऊंचा बनना था। अब सोचिए 130 मीटर ऊंचा बांध बनेगा, कितना लोग, अगर गलती से बांध टूट गया, कभी भसक भुसक गया ना तो आदमी सब भसक जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज कि वहां के लोगों को दिक्कत हो रहा था इसलिए आंदोलन हुआ। दूसरा कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था इसलिए यह आंदोलन हुआ। और ये आंदोलन का ये नेतृत्व करने वाली एक महिला थी जिसका नाम है मेघा पाटेकर। ध्यान रखिएगा, मेघा पाटेकर। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कौन की है? मेघा पाटेकर की, ठीक है ना। तो यही है प्यारे बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन। ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। ये देख लीजिए जरा ध्यान से, देखिए ये जो है नर्मदा, जो ये है मेघा पाटेकर है, ये जो महिला आप देख रहे हैं ना, यही है मेघा पाटेकर। इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ? इन्हीं के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, ठीक है ना। देखिए कितनी सारी महिलाएं नदी में आ गई थी, सब लोग ना नदी में कूद गई थी, सब लोग नदी में कूद गए थे कि नहीं बनाने देंगे तो नहीं बनाने देंगे। सब लोग इतना जबरदस्त आंदोलन किए थे बाबू, आप लोगों को हम दिखाते हैं फोटो, रुक जाइए।
सब लोग इतना जबरदस्त आंदोलन किए थे कि नदिया में सब महिला सब उतर गई थी कि नहीं मर जाएंगे लेकिन बांध बनाने नहीं देंगे। देख लीजिए, महिला सब नदी में उतर उतर के आंदोलन की थी, इतना इतना पानी में घुस घुस के आंदोलन करती थी कि नहीं बनाने देंगे बांध, ठीक है ना, नहीं बनाने देंगे बांध। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंत में सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को वहां के लोगों को भूमि उपलब्ध कराना पड़ा, जो बांध का ऊंचाई ज्यादा था उसको कम करना पड़ा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता थे मेघा पाटेकर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए आप लोगों को ये सवाल पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन लिखिएगा 1988 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू, हो जाएगा ना। चलिए, तो अगर आपके परीक्षा में आ जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो लिखेंगे कि ये नर्मदा नदी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। नर्मदा घाटी के विकास परियोजना के तहत नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बड़ा बड़ा बांध बनाना था। 30 को बड़ा बांध, 300 छोटा बांध, ये 300 मंझला बांध और 135 छोटा बांध। नहीं, शायद उल्टा हो गया है, शायद उल्टा हो गया है। 300 छोटा बांध होगा और 135 मंझला बांध होगा। ये लिखने में ना थोड़ा उलट पुलट हो गया है। यहाँ पे ना छोटा बांध जो है ना बाबू, वो है 135 गो। छोटा बांध 300 है और मंझला बांध 135 गो, सही है। बड़ा बांध 30 गो, छोटा बांध 300 और मंझला बांध 135 गो। मैं यहाँ पर क्या लिखे थे, यहाँ पे इसे कर दीजिएगा, 135 गो हो गया मंझला बांध और 300 हो गया छोटा बांध, ठीक है ना, उल्टा कर दीजिए। चलिए, इस प्रस्ताव को रखा गया था। इस बांध के निर्माण से गांव के डूबने 245 गांव के डूबने की आशंका थी, ठीक है ना, उल्टा थोड़ा सा कर दीजिएगा। बड़ा बड़ा बांध था 30, 300 था स्मॉल, यानी कि आप इस तरीके से समझिए। यहाँ पे हम सुधार दिए हैं कि बड़ा बांध 30 गो, मंझला बांध 135 गो और छोटा बांध था कितना, 300, ठीक है ना। ये वाला उल्टा हो गया था, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे लिख दिए थे, तो सुधार कर लीजिएगा। और लोगों को पुनर्वास का मुद्दा रख करके सरकार के विरुद्ध आंदोलन हुआ। पुनर्वास का मुद्दा रख करके, ठीक है ना, कि भाई अगर एक जगह से हटा रहे हैं तो दूसरी जगह पे हम लोगों को जमीन दीजिए, तब जाकर के आप हटाइए, ठीक है। तो इसलिए ये मुद्दा सरकार के सामने आया, ठीक है ना बाबू। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता मेघा पाटेकर थे। लिखेंगे कि सहायक, ये नर्मदा और इसकी सहायक नदियों पर बांध शिलान्यास नेहरू जी ने अप्रैल सन 1961 में किया। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया बांध का। ऐसा प्रस्ताव था कि इस बांध का ऊंचाई 130 मीटर होगा। शुरू में आंदोलन का उद्देश्य बांध को रोक करके पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों के विस्थापन को रोकना था। यानी कि शुरुआत में जो ये आंदोलन हुआ, तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो पर्यावरण का क्षति हो रहा है उसको रोका जाए, और दूसरा, लोग जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं, उन लोगों को दिखा जाए, ठीक है ना। बाद में आंदोलन का उद्देश्य बांध के कारण विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही राहत कार्यों की देखरेख तथा उनके अधिकारों के लिए न्यायालय में जाना बन गया। यानी कि यहां तक ये मामला बढ़ा था कि ये मामला न्यायालय में चला गया, न्यायालय में जाकर के इसका फैसला हुआ, ठीक है ना। जिन लोगों को बांध निर्माण से परेशानियां होंगी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही उनसे कोई परामर्श लिया गया। अब सोचिए कि जहां पर बांध बनना है वहां के अगल बगल के लोगों को तो जानकारी देना चाहिए ना कि यहां पर बांध बन रहा है भाई, लेकिन ना तो उन लोगों को सचेत किया गया, ना तो कोई जानकारी दिया गया, ना तो उन लोगों से कोई राय दिया गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये आंसर नहीं है भाई, आप लोग सोच रहे हैं ना कि ये इतना बड़ा आंसर है, आंसर नहीं है। आंसर इसके बाद हम आपको बताएंगे, ये तो बस आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, ये आंसर नहीं है। अभी आपको क्वेश्चन आंसर हम दिखाएंगे, ठीक है ना। मेघा पाटेकर, उनके सहयोगियों और कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और 1988-89 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हो गया। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पूरा बात हम आप लोगों को बता दिए। लेकिन प्यारे बच्चों, अब एक बात समझिएगा, हम आप लोगों को, जो आप लोगों का शक है कि सर इतना बड़ा आंसर आता है, नहीं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, इस तरीके से परीक्षा में सवाल आता है, ठीक है ना। परीक्षा में सवाल इस तरीके से आएगा कि समझ में आ गया बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देकर के समझना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लिखेंगे कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर एवं इससे छोटे बड़े बांध के विरोध में मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है। ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, इसको हम सही करके ना मेन जो नोट्स होगा उसमें हम सही कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ इतना लिखना है कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर एवं इसके छोटे बड़े बांध के विरोध में मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन ही क्या कहलाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है,
ठीक है ना। गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहां बनाया जा रहा था? गुजरात में, ठीक है ना। और जो भी छोटा बड़ा बांध था, इसके विरोध में ही मेघा पाटेकर के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को कम करना। सबसे पहला उद्देश्य तो यह था कि भाई सरदार सरोवर बांध का ऊंचाई जो 130 मीटर है उसको कम किया जाए, ठीक है ना। विस्थापित परिवार को पुनर्वास और उचित मुआवजा दिया जाए। जो विस्थापित परिवार यानी कि बांध के कारण जिस परिवार को आप वहां से हटा रहे हैं उसको कम से कम मुआवजा दीजिए, दूसरे जगह पर बसने के लिए जमीन दीजिए। लोगों का एकदम सही मांग था। और पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए सरकार से सुरक्षात्मक उपाय। तो मुख्य उद्देश्य यही था आंदोलन करने का। मेघा पाटेकर के नेतृत्व में ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि आखिर ठीक है आप बांध बना रहे हैं तो सबसे पहला तो कि बांध का ऊंचाई कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा ऊंचा है, बहुत सारे लोग अगर कहीं गलती से बांध टूट गया तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। दूसरा चीज कि जिस व्यक्ति को आप यहां से हटा रहे हैं उसको भूमि दीजिए और मुआवजा दीजिए। और तीसरा चीज कि आप अगर बांध बना रहे हैं तो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, तो पर्यावरण के नुकसान से बचने के लिए आप क्या उपाय बनाएं, पर्यावरण के सुरक्षात्मक उपाय क्या है ये बता दीजिए। इन्हीं सभी बात को लेकर के प्यारे बच्चों क्या हुआ था, ये आंदोलन हुआ था। इसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब बताओ बाबू, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है कंसेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन तक, यहां तक आप लोग अच्छे तरीके से सब कुछ समझ गए? चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन तक शुरुआत से हम शुरू करके लास्ट तक नर्मदा बचाओ आंदोलन तक हम आप लोगों को कंप्लीट करा दिए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आज प्यारे बच्चों आप लोगों को हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताए, कॉन्सेप्ट भी सारे का क्लियर हो गया। देख लीजिए सभी बच्चे लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर। तो प्यारे बच्चों आगे इसी तरीके से आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या होता है, जल संकट क्या होता है, जल प्रदूषित कैसे होता है, ये सब कुछ ना हम आपको अगली क्लास में, और उम्मीद है कि अगली क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। अगली क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा, हमें उम्मीद है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आपका ये चैप्टर समाप्त कराने के लिए आते हैं। तो आज का क्लास आप लोगों को पूरा रिवीजन करके आना है अगली क्लास में, अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।